बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले आपने पाकिस्तान टेलीविज़न से बराह रास्त वो मनासिर देखे जिनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गज़ा पीस बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन एतराज़ात का जवाब देना चाहता हूं जो पाकिस्तान के गज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने पर कुछ लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर एक वाज़ेह जवाब है उन तमाम एतराज़ात का जो इस वक्त तक पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं, और वो जवाब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त गज़ा पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की एक तवाना आवाज़ है। वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल कराना चाहता है, 1967 से पहले की सरहदें जो हैं उनको बहाल करवाना चाहता है, वो बैतुल मुक़द्दस को एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहता है। ये बात करने के लिए पाकिस्तान उस पीस बोर्ड में मौजूद है जहां पर हमारे दूसरे दोस्त ममालिक भी मौजूद है। मैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान के साथ उन 7 ममालिक की बात करना चाह रहा हूँ जिनके साथ मिलकर हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 10 अक्टूबर 2025 को जो एक अमन मुआहिदा हुआ, बहुत सारे लोग उस पर भी एतराज़ करते हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर एक मुस्लिम उम्मा का किरदार अदा करते हुए जो यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दी। आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाइए कि इसराइल ने जाहरियत और बर्बरियत करते हुए 2 बरस के अंदर 72,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस वक्त हम भी इस पर मुस्तरिब हैं, हम भी इस पर एतराज़ करते हैं कि इसराइल इस अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद एदाद शुमार ये बताते हैं कि 2 बरस के अंदर 72,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वहां पर जिस तरह हजारों टन बारूद फेंका गया, जिस तरह 90% गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया, और अब जंगबंदी के बाद हमारे पास जो इदादो शुमार मौजूद है, मैं 10 अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आज की तारीख तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि 612 फ़लस्तीनी शहीद हुए। यकीनी तौर पर ये 612 फ़लस्तीनी भी शहीद नहीं होने चाहिए थे, हमारे लिए एक एक फ़लस्तीनी अहम है, लेकिन कहाँ 72,000 और कहाँ 612। इसका क्रेडिट बहरहाल मुस्लिम दुनिया को उन 8 ममालिक को जाता है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की। अमेरिका का किरदार पहले से बदला। वह अमेरिका जो कि इजराइल का सरप्रस्त बन के सामने आता था, उसने इस्लामी दुनिया की बात भी सुनी, और आज हम जहां पर खड़े हुए हैं, आज मुझे खुशी होती है जब अमेरिका का वो सदर, इससे पहले आप तमाम सदूर को देख लीजिए, कभी पाकिस्तान की बात भी नहीं होती थी। पाकिस्तान के हवाले से तारीफी कलमात तो एक तरफ रहे, हमारे सामने अमेरिका का और यूरोप का मीडिया हमारी सिर्फ बुराइयां किया करता था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं आज को आपको आज ही के इजलास में अगर ले जाऊं तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करते हैं, और जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके ताल्लुकात मजबूत हुए। वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं कि वो एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं, वो उनको एक ग्रेट फाइटर के तौर पर उनका जिक्र करते हैं, एक आला सुपर सालार करार देते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि इससे पहले अमेरिकी सदूर, मैं पूरी तारीख में अगर आपको ले जाऊं बुश सीनियर से लेकर बुश जूनियर तक और उसके बाद जो बाइडन के दौर तक, तो हमें ऐसी सपोर्ट कहीं पर नहीं मिलती कि लोग ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर जो हैं हमारे वजीर खारजा का किरदार अदा कर रहे हैं। आज तो बहुत ही दिलचस्प मामला हुआ जब अमेरिकी सदर ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग का जिक्र कर दिया और फिर अमेरिका के तबाह होने वाले तैयारों की तादाद 11 तक बढ़ाकर ले गए। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में कहां पर खड़ा हुआ है और हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, खासतौर पे जब मैं बात करता हूं गजा के हवाले से, और इसके साथ ही मैं साउथ एशिया रिव्यू की बात भी करूंगा जिसने ये बाकायदा रिपोर्ट किया है कि भारत इस वक्त खाइफ है, तशवीश में मुब्तला है, उसको डर है कि इस अमन के मंसूबे में
जो कि अभी तक तो गजा तक महदूद है, कहीं कश्मीर भी शामिल न कर लिया जाए, वो इससे खौफजदा है। इस पर भी बात करेंगे, गजा के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे, $7 अरब जमा होने के हवाले से भी बात करेंगे, अमेरिका की तरफ से $10 अरब देने के ऐलान के हवाले से भी बात करेंगे। हम गजा के एक अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह करे कि वहाँ पर जो आप बर्बरियत देखते रहे हैं और हम सब देखते रहे हैं वो ख़त्म हो। आगे के इम्कानात क्या हैं, पाकिस्तान का किरदार क्या है, मुस्लिम दुनिया का किरदार क्या है, जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखा करते थे वो अपने ज़ख्म कैसे चाट रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट जो है उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, आपसे करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। सफारती हवालों से और बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात के हवाले से आप एक अथॉरिटी, बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब हमें वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम का, वो यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, और इनके साथ आपको अहमद वड़ाइच भी नज़र आ रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीनियर तजियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले GR बलोच साहब, बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता था पाकिस्तान के हवाले से, और बड़े इसकी कहा जाता था कि पाकिस्तान ने बड़ा कोई गलत फैसला कर लिया, हमें बाहर बैठना चाहिए, हमें तमाशाई बन के बैठना चाहिए, हमें इस खेल के मैदान में नहीं होना चाहिए, जहां पर हम चौके छिक्के लगा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, जहां पर हम गोल कर भी सकते हैं, गोल रोक भी सकते हैं। बलोच साहब, फैसला दुरुस्त साबित हुआ आखिरकार पाकिस्तान का? जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बल्कि इसमें आपको मैंने शायद शेयर किया होगा मेरा आर्टिकल टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन बोर्ड के हवाले से, और मेरे भी उसी में यही आर्गुमेंट थे कि पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो बाहर बैठा हो मैदान से, जबकि इतना बड़ा फैसला होने चला है। और बल्कि किसी हद तक मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक मोड़ है मिडल ईस्ट की पॉलिसी की तब्दीली में, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के लिए मेरी ख्वाहिश और दुआ तो यही है कि अल्लाह करे ये मोड़ बहुत मुबारक साबित हो। लेकिन यकीनी बात है कि जिस किस्म का डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, खासतौर पर उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, जिस तरह उसने अपनी पूरी रेपुटेशन और अपने रिजीम की और अपने टेन्योर की लगाई है, और उसके पीछे मेरा ख्याल है सिंसेरिटी इस तरह से भी है कि वो एक लेगेसी छोड़ के जाना चाह रहा है। और अभी अंदाजा ये कीजिए कि हमारे एंगेजमेंट से अलॉन्ग विद अदर 7 इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज से उनके स्टैंड्स में मैं ये जरूर नोट करता हूं कि नुआंसेस क्या आ रहे हैं। किसी वक्त उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो बात ही नहीं करते थे कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद जंग के लिए उन्होंने कहा हाँ होती है, होने दे जो, और लेट इजराइल फिनिश इट्स वर्क। आई मीन इनिशियली जब बातचीत हुई गजा के स्लॉटर के मुतालिक, लेकिन जैसे ही जनरल असेंबली की जो कि 2024 में उसमें जब मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की विद दीज सेम मेंबर्स जो भी इस वक्त हैं उनके लीडर्स के, तो उसकी तब्दीली आना शुरू हो गई। देखिए, किसी भी डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आप किस तरह से किसी मुल्क की रवैये में, पॉलिसी में और थिंकिंग में तब्दीली लाते हैं। ये नहीं लेके आपने बड़े नारे लगा दिए लिहाजा वो आप बड़े डिप्लोमेट हैं। नो, जिस तरह हमारा पड़ोसी अनफॉर्चुनेटली इंडिया लगाता है या कुछ और लोग लगाते हैं। तो ये बड़ी तदब्बुर के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, और मैं आपको बता दूं बिहाइंड द सीन पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो दोनों एम्बेसी जो वाशिंगटन में है और जो पाकिस्तान मिशन हमारा जो न्यूयॉर्क में है, हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, ऑल प्रोफेशनली इस तरह से खामोश सिपाहियों की तरह काम करते रहे बिहाइंड द सीन, और तब्दीली ये आती रही। और आज जो तकरीर थी ट्रम्प की, वो अभी मैंने दोबारा उसका ट्रांसक्रिप्ट देखना है, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि ये सोच जो है 2 स्टेट सोल्यूशन की, उसका हमें जरूर उसकी तरफ जाना चाहिए। ये एक सी चेंज है मेरे अपने ख्याल में। मैं कभी भी तवक्को नहीं कर सकता था कि ट्रम्प जो है वो ऐसी बात करेगा।
तो ये बहुत ये तो आप ब्लोच साहब, ये तो ऐसे हो गया जैसे पूरा इजराइल जो है उसके उसके जो एक बुनियादी फिलॉसफी थी, उसकी जो बुनियाद है उसको शिकस्त होगी, क्योंकि वो अमेरिका की बुनियाद पर और उसकी ताकत की बुनियाद पर, उसके असले और उसकी दौलत की बुनियाद पर बदमाश बन के फलस्तीन को दबा के रखना चाहता था। और अगर अमेरिका ये बात करता है कि 2 स्टेट की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, ये तो उसकी बुनियाद ही खत्म हो गई। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू का जो है वो यही, और जो उसकी राइटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है कि जी हम 2 स्टेट सोल्यूशन में बिलीव ही नहीं करते। लेकिन जब अमेरिका कहता है तो मैं समझता हूं कि इजराइल को उसको मानना पड़ेगा, एंड दैट टू प्रेसिडेंट लाइक ट्रम्प हु वांट्स टू हैव हिज विल प्रिवेल, और हमने देखा है कि वो अपनी विल को प्रिवेल करवाता है। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी तब्दीली है, और ये तब्दीली डिप्लोमेसी और दुरुस्त फैसलों पे है। देखिए, आपके साथ और भी प्रोग्रामों में इस तरह से बात हुई है कि पाकिस्तान का अभी जो हमारी अस्करी जो है क़यादत या सियासी क़यादत, वो हम आहंग होके एक क्लियर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ फैसले करती है। जब आप सर हम अपनी कामयाबियों पे बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन जो आपने अभी यहाँ पे नुक्ता उठाया है वो बहुत ही ज्यादा अहम है। मैं इस पर डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम से कहूंगा कि डॉक्टर साहब इस पर जरा कमेंट कीजिएगा कि अगर अमेरिका पीछे से हट जाता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ज्यूस से खिताब करते हुए वाशिंगटन में ये कहा कि उनका असर रसूख सेनेट में और दीगर इदारों पर ख़त्म होता चला जा रहा है, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमलों से रोक देते हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मजबूर करते हैं कि वो कतर के ऊपर हमले की माफ़ी मांगे, ये एक बड़ा पॉलिसी चेंज नहीं है? जी बिल्कुल, वजह फरमाया आपने, बड़ा पॉलिसी चेंज होगा अगर तो ट्रंप ऐसा कर पाए। और ट्रंप के इस यू टर्न एक और लेने की वजह यही भी है कि उनके अपने अवाम जो हैं, लाइक आप देखें कि उनके काफ़ी हद तक जो उनका वोट बैंक था वो शेक कर चुका है। जो लोग ट्रंप के हामी थे, अब वो ये प्रेसिडेंट फाइल के बाद भी ट्रंप टावर के आगे आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बारहा ट्रंप की एक के बाद दूसरी पॉलिसी से सामने आ रही है कि उनके अपने अवाम जो है वो गाहे बगाहे उनके हक से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। तो उनको अपनी जो स्ट्रॉन्ग इंटरनल पॉलिटिकल उनकी जो अपनी हायरार्की है, उनका जो सिस्टम है, उसमें ट्रंप को खुद को अपना वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बरकरार रखनी है। और कहाँ पर वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने जा रहे थे, कहाँ वो जंगों को रोकने जा रहे थे, और कहाँ पर जनाब वो जंग की तरफ जा रहे हैं। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के खिलाफ उनकी अपनी आवाम रखेगी कि वो एक बार फिर से अफगानिस्तान की जंग की तरह से अपने लोग, अपने फौजी नहीं मरवाना चाहते हैं। तो यूएस की आवाम नहीं चाहती जनाब किसी और मुल्क पे ट्रंप हमला करे। और वो अपने उन्होंने बड़ी अहम है वो जी, यूएस की आवाम नहीं चाहती है कि अफगानिस्तान की तरह एक बार फिर किसी मुल्क में जाए और हमला करें एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो पीस मीडिएटर के तौर पर ही ट्रंप को देखना चाहते हैं, और ट्रंप भी पीस मीडिएटर के तौर पर ही रहे। तो अच्छा, पहले उन्होंने नेतन्याहू का आपने जिक्र किया, तो क्यों नहीं रोका उन्होंने? अब वो कह रहे हैं जनाब वी वांट द सेफ गवर्नमेंट इन गजा, वी वांट द ब्यूटीफुली रिकंस्ट्रक्शन इन गजा इन द एरिया। बट लेकिन आप देखेंगे गजा के अपने फरीकीन तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। कैसा पीस बोर्ड है जहाँ पर 2 दर्जन आपने ममालिक को जो है इनवाइट कर लिया है, जहां पर बहुत सारे रिच मुस्लिम कंट्रीज हैं। हम तो चलो डिफेंस में माशाल्लाह बहुत, आपने देखा कितना तवील तरीन पाकिस्तान का तारुफ करवाया उन्होंने हर कंट्री के। जब मुखातिब किया तो जब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मुखातिब किया तो उन्होंने फिर हमारे आर्मी चीफ का नाम लिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया, और कितना टाइम उन्होंने लगाया ना सिर्फ प्रेज करने पे, अप्रिशिएट करने पे। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक विन इससे ज्यादा और क्या होगी कि ट्रंप ने जब तमाम ममालिक को, बहरीन की उन्होंने बात की, रिच कंट्री जनाब। अच्छा, ये भी थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने देखने में आई है कि जहां पर मुस्लिम रिच कंट्री की बात है तो वो बड़ा उससे फख्र से कहते हैं, और जबकि इस इत्तेहादी फोर्स में इंडोनेशिया ने जिक्र किया था कि वो अपनी फौज भेजेंगे, तो उन्होंने बड़ा पर्टिकुलर देखेंगे जिस कंट्री ने जिस तरह से हामी भरी तो उसको उस तरह से एड्रेस किया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में तो जनाब उन्होंने बहुत अच्छे से जनाब ग्रेट मैन, और वही जो उनके अल्फाज थे जिससे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बहुत नाला है कि क्यों बारहा वो इतना प्रेस करते हैं। सो एक बार फिर से उन्होंने वो एग्जैक्ट वर्ड्स सुनाए। लेकिन आग ही लगा दी उन्होंने वैसे इंडिया के लोगों को, खासतौर पे फील्ड मार्शल की तारीफ करके। जब वो उनको एक जबरदस्त सप्पा सलार कहते हैं तो उसका मतलब क्या? और जब वो ये कहते हैं और तैयारे भी 11 तक ले गए, जेट तैयारे का, तो 11 तैयारों तक ले गए, तो ये इंडिया को तो उन्होंने अच्छी खासी मिर्चें लगा दी।
जी, और आपको पता है कि इसमें देखिए आप हम चूंकि इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने इस हवाले से ना पाकिस्तान की तरफ से ऐसा उसको बयान किया है, ना उन्होंने कोई ऐसी इस पर रोशनी डाली, बिकॉज दे नो कि हम वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो दे सकते हैं उन्होंने रिच कंट्री किया, इनको उनके इंटेंशनली मुखातिब किया, लेकिन जो जिसमें स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि जनाब हम अगर इकोनॉमिकली हम फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फेज में है, तो हमारी मैन पावर, हमारी टेक्नोलॉजी जो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम डिफेंस पैक्ट जो है, हमारा डिफेंस डील हमारे से सऊदी अरब अगर कर रहा है, और कितने सारे ममालिक की जो फौज है वो हमारी एयरफोर्स की तरफ उनको सिर्फ ट्रेनिंग देने की तरफ देख रही है, तो उनको पता है पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली और खासतौर पर मिलिट्री वाइज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। इट्स ओके अगर हम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं दे सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फेज में है, तो जो दे सकते हैं उन्होंने जनाब उनको उस तरह से डील किया, और जो जो जिसकी लेकिन strength इसके है बावजूद उसके आप डॉक्टर सुंदस देखिए कि हम कोई बहुत बड़ा यहाँ पर फंडिंग का वादा नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो तकरीर की, उन्होंने अपने वो असूली मौक़िफ़ पर खड़े रहे, उससे 1 इंच अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का उन्होंने जिक्र किया और फ़लस्तीनी अवाम का मुकदमा उन्होंने लड़ा। यानी कि इसके बावजूद कि PR बड़ी ज़बरदस्त हो गई, तारीफ भी हो गई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जो अपना मौक़िफ़ बयान करना था पाकिस्तान का, वो दो टोक अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में किया। और पाकिस्तान हमेशा से क्लियर है जनाब कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भी और पाकिस्तान गजा को लेकर हमेशा से 2 स्टेट नेशन के तौर पर जो है, और खासतौर पे मैं तो कहूँगी जनाब कि इसको, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और कश्मीर के लिए जरूर आवाज उठाएं। इस पर मैं बात करूंगा। असल में साउथ एशिया रिव्यू ने जो एक आर्टिकल लिखा, वो उसका मैंने बड़ा उस पर उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, उस पर मैं आपसे जरूर बात करूंगा, GR बलोच साहब से भी करूंगा, लेकिन चूंकि अहमद राय साहब इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। अहमद साहब ये बताइए, ये शहबाज शरीफ साहब के पास या सैयद आसिम मुनीर के पास क्या ऐसी चीज़ है वो जिस तरह लोगों को इम्प्रेस करते हैं, जिस तरह आप कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है और उन जैसा एक अनप्रिडिक्टेबल बंदा जो जिसने ज़ेलेंस्की के साथ क्या कर दिया, दूसरों के साथ क्या कर दिया, वो जब बात करते हैं इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं। यकीनी तौर पे इसमें 10 मई तो अहम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो लीडरशिप है, इसकी PR की जो क्वालिटीज़ हैं और एबिलिटीज़ हैं, वो भी कमाल हैं। जी आपको याद होगा कि बल्कि आपने खुद भी जिक्र कर दिया 10 मई का, उसकी जो बुनियाद है वो 10 मई को ही रखी गई। हालांकि पाकिस्तान जो है वो कभी नहीं चाहता और कभी पहल भी नहीं की कि हम किसी जंग में कूद पड़ें या पहल करें। हम अपने हमसायों के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन पहलगाम के वाक़े के बाद जो पहल की भारत ने और फिर उसको मुंह की खाना पड़ी, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और जो आज तक सिलसिला चलता आ रहा है। और आज देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ी अच्छी बात की, दुनिया बहादुरों का एहतराम करती है, वो इसलिए करती है जो आज मैं वही कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज उन्होंने एक बात कही कि फील्ड मार्शल जो है वो बड़े फाइटर मैन है और मैं फाइटरों को पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये है कि दुनिया ताकतवरों के साथ खड़ी होती है और दुनिया में ताकत का कानून चलता है। और जो इस खित्ते में जो दाग बिठाना चाहता था भारत और जो समझता था कि अमेरिका के मैं बहुत करीब हूँ, और यानी कि नरेंद्र मोदी भी ये बात अक्सर कहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो वही बेस्ट फ्रेंड जो है वो 6 से शुरू हुए थे तैयारों से, आज वो 11 के ऊपर चले गए। और कोई ऐसी महफिल नहीं है, कोई ऐसा सेमिनार नहीं है, कोई ऐसी तकरीब नहीं है जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात ना कही हो कि मैंने जंग रुकवाई थी और वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान के वो बड़े शानदार आदमी हैं और जो फील्ड मार्शल हैं वो बड़े फाइटर मैन हैं। तो दुनिया, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया चलती ही ताकतवरों के साथ है और मार का हक के बाद पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकली जो एक रोल है वो इस खित्ते में क्या, मशरिक़ वुस्ता में क्या, पूरी दुनिया में बड़ा रोल बन गया है। और आपको याद होगा कि ये जहाज 11 से आगे भी जा सकते हैं। देखिए वो तो उनको तकलीफ देने की बात है, वो तो सिर्फ मोदी के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं बार बार ये बात करके कि उनको सताते हैं कि ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो अब आगे निकल गया। आपको याद ये भी देखें कि कितने ऐसे मैगजीन, लेकिन बाकी एक बात मैं आपको बताऊं, हमने त्यारे गिराए भी हैं, सिर्फ ये उनको जिताने वाली बात नहीं है, सताने वाली बात नहीं है। त्यारे तो गिराए दुस्तारे हैं ना, ऐसे हो नहीं सकता। और जितने दुनिया के मैगजीन है, हर मैगजीन में ये क्यों बात आती रही कि अब इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी खत्म हो गई है, अब पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी पार्टनर के तौर पर सामने आया, एक अहम रुकन बन गया हुआ है। तो जहां तक ये जो इशू चल रहा है इसका फलस्तीन का, इसके ऊपर देखिए 2 करारदाद जो पाकिस्तान के मौकफ की तायद करती है, एक 1973 की है, एक 1967 की है, एक 242 है, एक 338 है। वहां बड़ा क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान वही चाहता है जो 1967 से पहले का है, पाकिस्तान वो सरहदें चाहता है जो आज इजराइल के कब्जे में है वो वापस मिलनी चाहिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो पड़ी थी ये सारी करारदादें, वहां पर भी ये है कि इजराइल उन इलाकों को छोड़ो, इनको कब्जे वापस करे और जाए अपने रास्तों के ऊपर जो उसके
पास पहले उसका हिस्सा है उसमें वहां जाकर रहना चाहिए। और पाकिस्तान का ये बड़ा एक क्लियर मौकफ है, इसके अलावा कोई ऐसा मौकफ हो नहीं सकता। और दो चीजें इसमें बड़ी अहम है, एक पीस बोर्ड का टाइटल है और दूसरा ISF है। देखिए ISF में और पीसा बोर्ड में यह है कि पहले तो पीसा बोर्ड का मेंबर पाकिस्तान बना है, ये तो हमारी एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि हम एक ब्लॉक पॉलिटिक्स में जाकर हम इसका मेंबर बने हैं। तो इसमें पाकिस्तान का बड़ा एक अहम किरदार हो सकता है कि अमन अच्छा, चाहता वैसे मैं है। आपको बताऊं, मैं अहमद, मैं समझता हूं कि इसमें ब्लॉक पॉलिटिक्स वाली बात ही नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से अमन मिशंस में जिस तरह काम किया, और अगर गजा में अमन के लिए किरदार अदा करने का मौका मिल रहा हो तो इसमें किसी किस्म की कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा अपना मफाद है, हम फ़लस्तीनियों के लिए खड़ा होना चाहते हैं, हम उनके लिए लड़ना चाहते हैं, हम उनका मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, तो इसमें ऐसे नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा दिलचस्प सा और सवाल पैदा हो गया। अभी डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम बात कर रही थी, मैं GR बलोच साहब, साउथ एशिया रिव्यू कहता है और बड़ी दिलचस्प बात लिखता है कि इंडिया खाइफ है, इंडिया तशवीश में मुब्तला है कि ये जो पीस बोर्ड है इसमें कहीं कश्मीर का मसला ना आ जाए। अच्छा, जब मैंने इसको डिटेल में जाके देखा तो जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की वहाँ पर कितनी से है, पाकिस्तान के साथ वहाँ पर दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो जितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो ऐसे में, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज भी खिताब करते हुए कहा कि ये अमन के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है, और चूंकि ट्रंप हैं भी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कर सकते हैं, एजेंडा उन्होंने तय करना है, तो कश्मीर भी तो जा सकता है इसके प्लेटफॉर्म पे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जिस वक्त ये बोर्ड को अनाउंस किया गया तो मैंने आप PTV पे था या मैं किसी और पे, और बिलीव मी एग्जैक्टली मैंने यही कहा कि अगर आज ये बोर्ड ऑफ पीस फलस्तीन की बात कर रहा है तो क्यों ना हम ड्रीम करें कि हम अपनी इस मुकदमे को भी लेके चले जाएं। और इसमें कोई हम एग्जेजरेशन नहीं कर रहे, कोई हम नॉन सीरियस बात नहीं कर रहे, ये एक सीरियस बात है। क्योंकि अब उन्होंने कहा है, जो अभी जो मैंडेट इसका हुआ है अनाउंस के, वो अब गजा से हटके बड़ा मैंडेट अपने आप को वो देना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि क्योंकि UN ऑल्दो उसके अपने एक आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्या बोर्ड ऑफ पीस कहीं मुतबद्दिल ना हो जाए UN का, वो खतरा जरूर रहता है जिसके लिए हमें बड़ा कॉशियसली चलना पड़ेगा। लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई कि वो अब बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो है वो बैठ के बाकी मसाइल जहां पे पोटेंशियल है लड़ाई का, और जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, और खासतौर पर कश्मीर तो बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दैट इज रिटन बाय lot of people in their books, in their articles, and this is an established study on it. बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई हैं कि अगर कोई दुनिया में फ्लैश पॉइंट्स हैं, मिडल ईस्ट है लेकिन वहां न्यूक्लियर नहीं है, सिर्फ एक वो अनडिक्लेयर्ड इजरायली जो है वो पावर है, ईरान थी, उसको उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ पे दो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये मुकदमा, ये मसला इन दोनों के दरमियान है, लिहाजा दिस इज पोटेंशियली ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल क्वालिफाई करता है कि इस पीस बोर्ड में फलस्तीन के मसले को इंशाअल्लाह हल करने के बाद एक रोड मैप आ जाएगा 2 स्टेट सोल्यूशन का। उसके बाद डेफिनेटली हमें बात करनी चाहिए मिस्टर ट्रंप से कि जनाब इसको भी देख लीजिए, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए सॉर्ट ऑफ वॉर हैंगिंग इवन टुडे। आज भी इंडिया ने कहा है कि हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, हमने खत्म नहीं किया है। तो एक लिहाज से इन अ वे टेक्निकली इंडिया इज एट वॉर विद पाकिस्तान, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस किस्म के पोस्चर दे रहा है इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, और जिस तरह से पे दर पे मुख्तलिफ ब्राजेस बना रहा है, अब वो जहलम पे सुना कोई बन गया है, उससे पहले चिनाब पे उसने बना दिया है। तो अगर वाकई वो हमारा पानी ब्लॉक करता है तो वी हैव नो ऑप्शन बट टू डिफेंड आवर वाटर सिक्योरिटी, टू डिफेंड आवर फील्ड्स एंड लैंड्स, आवर क्रॉप्स, हमें अपने लोगों को हाउ कैन दे बी अलाउड। ये तो नहीं, बिल्कुल दुरुस्त था। जितना पुराना गजा का मसला उतना ही पुराना कश्मीर का भी मसला, और पाकिस्तान उस पर हमेशा से आवाज़ भी बुलंद करता आया। लेकिन एक और खदशा डॉक्टर सुंदस जाहिर किया जा रहा था, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पर भी वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा तो अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी दायरा कार के मुताबिक, अहलियत सलाहियत के मुताबिक वो भी काम करती रहेगी, और ये पीस बोर्ड भी काम करेगा। इसका दायरा कार बढ़े, बाकी तनाज़ात तक जाए, आपको कितना लगता है? अभी तो देखिए जी, सब
इट्स ट्रम्प्स विश प्लान, जिस तरह के उन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर में एक ट्रम्प का एक विश प्लान था, इसी तरह अभी गजा पीस बोर्ड के लिए भी इट्स ऑल अबाउट ट्रम्प्स विश प्लान ना। तो उन्होंने 2 दर्जन ममालिक को इन्विटेशन तो भेज दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रम्प का अपना दायरा कार किस हद तक इसमें रहेगा इस रसूख, जब तक कि वो प्रेसिडेंट की सीट पर हैं? मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद तो उनको दोबारा यूएस की अपनी पॉलिसी भी इनको दोबारा सीट पर नहीं बैठने देगी, तो उसके बाद क्या होगा इसका? तो ये तो लेकिन 4 साल टैक्टिकली तो इम्पोर्टेंट पॉसिबल है ना, 4 साल में बड़ी तब्दीलियां आ सकती है। ये तो टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि वो यूएन के किसी शिप को जो है वो यूएन को जो रिप्लेस कर सकेगा। आप देखेंगे जो फ्रांस, रशिया और चाइना जो हैं, जो मेन पिलर्स हैं, मतलब अमेरिका के अलावा, वो तो इसमें मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो आप मोस्टली मुस्लिम ममालिक को लेकर, और गजा पीस बोर्ड में जैसे मैंने पहले कहा कि खुद वही मौजूद नहीं है, गजा ही मौजूद नहीं है, तो इसकी तहफ़्फ़ुज़ात पर और इसकी क्रेडिबिलिटी पर सबसे बड़ा लेकिन सवाल इसके बावजूद निशान एक ही चीज यही है। मैं आपको एक फर्क वाज़ह करूं डॉक्टर संदस, कि एक फर्क आया, मैंने आपको शहादतों का फर्क बताया था, लोग इसको अहमियत नहीं देते अमन मुआहिदे को। मैंने आपको बताया कि 2 बरस में 72,000 फलस्तीनी शहीद हुए। वो इसलिए क्योंकि सीज फायर पर अमल दरामद नहीं होता ना, तो हाँ, सीज अभी फायर 600 जब भी होते हैं उस पर अमल दरामद इसराइल करेगा, तो इसराइल को करना चाहिए उसको। इसराइल को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो क्यों करेगा जबकि यूएस उसके सपोर्ट पर? एक तरफ आप कंटिन्यूसली इसराइल को हमें सपोर्ट रोकना करें, है उसको। दूसरी तरफ पीस बोर्ड बना रहे हैं, तो ट्रम्प को खुद अपनी पॉलिसी क्लियर करनी है। इट्स अ हिपोक्रेटिक स्टेट ऑफ माइंड इसमें ट्रम्प मौजूद है कि एक तरफ वो नेतन्याहू को रोक नहीं सके, सीज फायर पर अमल दरामद करना बहुत चाहिए, वो फर्क नहीं है कर सके, और डॉक्टर दूसरी संदस, तरफ बहुत फर्क है 72,000 और 612 में, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क है, लेकिन 612 भी क्यों? नहीं होने क्वेश्चन चाहिए, क्यों मैं वो आपसे भी नहीं इत्तेफाक होने करता हूं। उसके चाहिए। लिए आज खासतौर पे भी मैं जिक्र नहीं करूंगा बढ़ना कि चाहिए, इसाक डार एक साहब भी ने जिस ड्रॉ तरह नहीं आना आवाज चाहिए। उठाई है, जी। इसाक डार साहब ने जिस तरह आवाज उठाई है, पाकिस्तान तो इस पे आवाज उठा रहा है। पाकिस्तान तो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन हमारी सुनवाई कितनी, जिस तरह का आपने खुद कहा ना कि हम किस हद तक, ये बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप टेबल पर हैं। हमने एक जाकर उसमें बढ़ती पाकिस्तान की तरफ से खुश आइन इकदाम है कि हम उस पर टेबल पर जाकर बैठे हैं, ठीक है। हमारा ना होना जो है वो कहीं भी हम स्टैंड नहीं करते थे। अभी कम से कम हम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं, कम से कम हम कश्मीर कॉज के लिए बात कर सकते हैं। हम गजा के बाद क्यों इंडिया इतना सिक्योर है, क्यों इंडिया इस वक्त मौजूद नहीं है और इतने अरसे से रिलक्टेंट रहा है? क्योंकि इंडिया को पता है कि कोई भी थर्ड मीडिएटर पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर इंडिया क्यों बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। पाकिस्तान तो हमेशा कहता है अब सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दें, या फिर थर्ड पार्टी को बुलाकर बनाए। तो थर्ड पार्टी के आने से हमेशा इंडिया खौफजदा क्यों रहता है कि उसको मालूम है कि कश्मीरी या तो कहेंगे हमारे एक आज़ाद मुल्क बना दो, या पाकिस्तान के साथ हलाक करेंगे। कश्मीरी कभी भी इंडिया के साथ हलाक नहीं करना चाहेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, आलमी मुबस्सिरीन के आने से इंडिया हमेशा से खौफजदा रहा है। इंडिया हमेशा से थर्ड पार्टी के आने से और इंटरनेशनलाइजेशन से जो खौफजदा रहा है। तो आई थिंक कश्मीर का सबसे बेटर सोल्यूशन गजा पीस बोर्ड से ये होगा कि अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे, और अगर हम यूएन के प्लेटफॉर्म से जो है हम स्लोली कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अगर हम पीस मेकिंग प्रोसेस को जो है वो थोड़ा सा एनहांस करेंगे, अगर हम यूएन के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को जो है वो कश्मीर में भेजेंगे, तो मेरा ख्याल है इस कश्मीर के मसले का हल सिर्फ इंटरनेशनलाइजेशन में है, ना कि पाकिस्तान इंडिया बायलेटरल बातचीत में है। और इसका कोई कभी भी कोई नहीं निकल सका है बायलेटरल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी कश्मीर को लेकर जो हमारा स्टैंड है, जो हमारी नेगोशिएशन है, कभी भी कामयाब नहीं हो सकी है। ये एक 1999 में एक मौका आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और एक इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म का बस पर बैठकर आ जाना, मीनार पाकिस्तान पर चले जाना, वहाँ पर यह कहना कि पाकिस्तान मेरी मोहर से नहीं चलता, वो एक मौका आया था। लेकिन हमारे बाद आपने देखा मुशर्रफ में भी मौका आया था, लेकिन वो चुनाव फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं था, जो वो बट स्टिल हमने कहीं ना कहीं अपनी सी कोशिश हम करते जी रहे हैं। वो तो बायलेटरल टॉक्स जो हैं वो कभी भी इंडिया पाकिस्तान के माबैन कश्मीर को लेकर कामयाब इस नहीं हो वक्त तो सकते हैं। खासतौर पे हो ही नहीं सकती, जब नरेंद्र तो मोदी ने इसलिए जो इस वक्त जो पॉलिसी internationalization, अपनाई हुई है, जी। उसके बाद तो इसका इम्कान नजर ही नहीं आता। और खासतौर पे जिस तरह वो इंडिया के लोगों को भड़काता है, और उसके नताइज भी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ बाहर के इंतखाबी नताइज देख के कि जिस तरह उसने एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स दिए, बिकॉज उनके पार्ट पे एंटी पाकिस्तान कार्ड और मुस्लिम कार्ड पे खेलने के अलावा और कुछ है ही नहीं है जिस पर जो है वो विन कर सके। ये सारा क्रेडिट मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को जाता है, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी उसके बात है, ना कि मनमोहन सिंह इनको जाता है, मोदी जी को जाता है। मोदी को कोई क्रेडिट नहीं जाता है, सारे डिस्क्रेडिट जाते हैं गुजरात के कसाई को, ये तो सही है। लेकिन पाकिस्तान जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चीन के साथ अपने तल्लुकात को नॉर्मल रखना, बेहतरीन रखना अहमद, और उससे आगे बढ़ते हुए अमेरिका के साथ तल्लुकात को
बेहतर कर लेना और अमेरिका के सामने खड़े होकर गजा का मुकदमा लड़ना, फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ना, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने पहले एक जुमला कहा, मैंने कहा कि ये देखिए कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान ज़ाहिर बात है खित्ते का एक अहम रुकन तो बन गया, अहम मुल्क भी बन गया, पूरी दुनिया ने आगे बढ़कर पाकिस्तान को वेलकम भी किया और वही दुनिया में लोग जीते हैं जो सर उठा के चलते हैं, जिनका कोई इस तरह का कोई नजरिया होता है, जो झुकाव में रहते हैं उनको तो ऊपर से काट दिया जाता है। तो ये यहाँ पर इस खित्ते में रहते हुए पाकिस्तान इसलिए एक अहम मुल्क बन गया कि ये चूंकि मैंने जैसे कहा कि हमने ब्लॉक पॉलिटिक्स भी करनी है, हमने चीन को भी देखना है, हमने यहाँ पे रहते हुए जो कश्मीर का इशू है उसको भी देखना है, हमने मशरक़ वुस्ता की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे रहते हुए हमने जो ईरान का इशू है उसको भी देखना है, उसमें रहते हुए हमने जो गजा के हालात है जिसके ऊपर पाकिस्तान का एक बड़ा एक तसलसल के साथ एक जो है वो चलता आ रहा है नजरिया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात हो सकते हैं। आने वाले वक्तों में जो सियासी चीज़ें हैं जो बदलती रहेंगी या पॉलिटिक्स बदलती भी रहेगी तो पाकिस्तान का जो रोल है वो मुझे तो बड़ा अहम होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसमें अगर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इसी तरह रहते हैं और आपस में मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं, तो पाकिस्तान इससे मजबूत हो गया। अहमद, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख में ये पहला एक ऐसा कम्बिनेशन है और इत्तेहाद है जिसका पाकिस्तान की अवाम को बराह रास्त फायदा हुआ है। ना सिर्फ इंटरनली फायदा हुआ है बल्कि एक्सटर्नली भी फायदा हुआ है। ये देखिए कि कश्मीर का इशू जो काफी अरसे से दब चुका था, जिसको उतनी कोई हरारत नहीं थी, इस जंग के बाद वो प्रेसिडेंट ट्रंप का बार बार कहना कि मैं कश्मीर के इशू को भी इसको सालसी करने के लिए तैयार है, उसको हाईलाइट करने के लिए तैयार है। और यही खौफ भारत को है कि कहीं ये इशू जो है वो पीस बोर्ड में बड़ा अहम नुकता है। और पीस बोर्ड पे ना जो, तो ये मेरा ख्याल है ये आएगा, ये इशू हल होगा और इन इश्यूज को हमेशा हल होना है, क्योंकि कश्मीर के ऊपर जो स्टैंड है पाकिस्तान का, जो गजा के ऊपर स्टैंड है पाकिस्तान का, वो बहुत ही वाज़ेह स्टैंड है, उसमें कोई दो राय नहीं है और पाकिस्तान उससे कभी इन इश्यूज से पीछे नहीं हट सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऊपर खड़े हैं, असूली तौर पर खड़े हुए, हम उनको उसके जरिए हल करना चाहते हैं। बल्कि हम तो ईरान के हवाले से भी जियार बलोच साहब एक असूली मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान की तारीफ की गई, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ की गई उस वक्त, और कहा गया कि वो ईरान को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं, जानते हैं। जब पिछली मरतबा मुलाकात हुई थी हमारे फील्ड मार्शल की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो इसमें इस वक्त जो आज पेशरफ्त हुई, जो 10 दिन की बात की गई और ये भी कहा गया कि बातचीत से भी मसला हल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इतरात ये है कि हमला भी हो सकता है। सर, आपको ये चीज़ किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं इसको बहुत तशवीश की निगाह से देख रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने बिहाइंड द सीन जो पहला इनका टेंशन था बहुत ज़्यादा, उसको किसी हद तक अवॉइड किया और उनको टेबल पे लाया नेगोशिएशन। उसके बाद ही ये सिलसिला जो है पहले टर्की में शुरू हुआ, फिर उसके बाद ओमान आया, उसके बाद अब जेनीवा में हो रहा है। तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, दोनों तरफों को, तरफैन को समझाने में, बुझाने में और बताने में कि जंग के खतरात क्या हैं और अमन की पॉसिबिलिटीज किस तरह से हम मजीद बढ़ा सकते हैं। ये कहने के बाद अब मसला ये है कि ईरान की तरफ से जो स्टैंड कम से कम जो पब्लिक में है वो किसी हद तक यूएस की लिए एक्सेप्टेबल तो है, जो वो कहते हैं हाँ हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे, लेकिन असल इशू जो आ रहा है वो है मिसाइल कैपेसिटी के ऊपर, क्योंकि उसी से ही इजराइल की वल्नरेबिलिटी है और उसी को ही वो सिक्योर करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ईरान को कोई ना कोई दरमियाना रास्ता इन दो चीजों पे लाना पड़ेगा। बाकी जो चार उनके थे मुद्दा, न्यूक्लियर था, एनरिचमेंट था, प्रॉक्सीज थी, उसमें शायद किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है ईरान ने, या और मजीद दिखा सकता है। देयर इज अ स्पेस। देखिए, जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड हुआ, दैट वाज डिसाइडेड ऑन द बैटलफील्ड, जस्ट नॉट अमेरिकन दे से, कि भाई हमने तो अब आपको कहीं किसी का नहीं छोड़ा। बल्कि आज ये रिपोर्ट में देख रहा था कि हमले के बाद जो जून में हुआ था लास्ट ईयर, उनकी अब जो कुव्वत है इनरिचमेंट की वो तकरीबन 0 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त जो पोटेंशियल है बढ़ा सकते हैं वो और बात है। लिहाजा वो ऑलरेडी सेटल्ड हुआ ऑन द बैटलफील्ड। तो अब अगर वो अमेरिकन, दे मस्ट बी सेइंग कि भाई वो तो हम जीत चुके हैं आपसे, अब बात करो कि आगे मजीद कैसे, क्या दोगे हमें अश्योरेंसेस। तो वो जब तक कि न्यूक्लियर पे नहीं होगा, जिसमें रेंज हो सकता है या तादाद हो सकती है
या बैन हो सकता है या समथिंग डिफरेंट फोर्थ कोई चीज हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली अगर तो ईरान इस पे कॉम्प्रोमाइज करता है मिसाइल के ऊपर, फिर तो पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है कि कोई ना कोई जवाब निकलेगा अमन की तरफ जाने का। अगर नहीं तो जिस तरह से बिल्डअप हो रहा है, बल्कि अभी आज और मैंने पढ़ा है कि मजीद और जंगी जहाज बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें स्ट्रैटेजी भी है कि मैक्सिमम दबाव डाला जाए, लेकिन ये दबाव लेकिन सिर्फ जियार दबाव बलोच के साहब, इस चीज़ के कितने खतरात मौजूद हैं कि अगर ये जंग शुरू होती है तो ये मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है, इसमें इसराइल कूदेगा तो उसके बाद बाकी ममालिक जो हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कूदेंगे। ये एक बड़ा ख़तरा है, टाइम बॉम्ब है, ये एक लग जाएगा, टिक टिक शुरू कर देगा। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। जो मैं देख रहा हूँ कि ईरान का खुदा ना खास्ता ऐसा ना सिचुएशन बन जाए जिस तरह इराक में हुआ, अल्लाह ना करे, लेकिन जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं वो बहुत खतरनाक है। आज उन्होंने जो उनके F-35 हैं, F-16 हैं, वो भेजे हैं, 2 बहरी जंगी भेड़े वहाँ पे मौजूद हैं। और अनफॉर्चुनेटली ईरान के पास अपनी फिजाई दिफा का कोई निज़ाम नहीं है। जब किसी मुल्क के पास फिजाई दिफा का निज़ाम ना हो तो वो एक लिहाज से ओपन मैदान में खड़ा हुआ है कि एक ऐसे मुखालिफ के सामने जिसके पास मुकम्मल तौर पे एयर सुपीरियरिटी है, उसके ऊपर बाकी और भी टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी है। लिहाजा ये एक बड़ा अनइवन मुकाबला है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा, ये तो खैर हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, खुदा ना करे ऐसा मुल्क ऐसा इन पे चैलेंज ना आए, लेकिन इवन इफ इट वाज नॉट ईरान समथिंग एल्स, तो ये अनइवन जो जंगें होती हैं वो बहुत खून खराबे का हमने देख लिया, ईरान में देख लिया, हमने सीरिया में देख ये लिया। सर जियार बलोच साहब, आपने बड़ी बड़ी अहम निशानदेही की। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं देख रहा था कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गालिबन बहावलपुर के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ पर जिस तरह जंग का मिजाज तब्दील होने की बात की और कहा कि अब ये टेक्नोलॉजी की जंग हो चुकी हुई है, अब ये AI की जंग हो चुकी हुई है, अब कहीं हम बीच में जाकर लड़ते नहीं हैं, ये बड़ी एक डिफरेंट किस्म की जंग हो गई हुई है। तो हम ईरान के लिए दुआ गो हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी डॉक्टर सुंदस हमें नज़र आती है, ईरान में एक बड़ी मूव चली और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा रोल प्ले किया उसके अंदर। उन्होंने चाहा कि वहाँ पर रजीम चेंज हो जाए और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो उनकी हलाकतों की खबर भी आई। लेकिन इन द एंड ईरान की जो मौजूदा क़यादत है वो अपना ग्रिप, अपना इक़्तिदार बरकरार रखने में कामयाब रही। अब ये मिलिट्री मूवमेंट्स जो हैं इनको किस तरह देखते हैं? वहाँ पर पहले तो नाकामी हुई अमेरिका को। देखिए, जितना आसान तो नहीं है ईरान पर भी हमला करना। ईरान है, ईरान ना तो वेनेजुएला, ना इराक, ना लीबिया, ना शाम। ईरान तो फिर ईरान है। और ईरान के जो कॉन्टीन्यूसली उनके बयानात थे कि अगर हमें नुकसान हुआ, अब क्यों इजराइल एक बार फिर से इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों में छुपने की नहज पर आ गए हैं, और क्यों एक बार फिर से जो है इजराइल जो है वो डर कर जो है वो दबक्कर गाड़ियों में छुपने की दर पर हैं। ये गुज़श्ता कुछ महीनों में हमने देखा कि ईरान के ऊपर भी जंग के बादल मंडाते रहे, तो हमें लग रहा था जनाब बिल्कुल हम जंग के दहाने पर खड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भी जो है हम यही लग रहा है, यही तासुर तो यही है, जो जंगी मूवमेंट्स हैं दोनों तरफ से, जनाब हम जंग के दहाने पर खड़े हैं। लेकिन ईरान अपना एटमी लिहाज से ना सही, लेकिन इन एनी उसके पास जो ड्रोन्स है, इकोनॉमिकली आप देखेंगे मिलिट्री वाइज ईरान भी कोई वीक कंट्री नहीं है। ईरान जो है वो किसी न किसी हद तक हमला करने की सलाहियत रखता है। बारहा उसे थ्रेटन किया है, इजराइल को जो जवाब दिया, थ्रेटन किया है जनाब कि हम आपके एयर बेसिस जहां पर भी मौजूद है, अमेरिका के भी, हम उस पर हमला करेंगे। ये नहीं देखेंगे वो किसी मुस्लिम कंट्री में है, ठीक है। तो बहुत मतलब जीदारी के साथ जो ईरान के स्टेटमेंट्स हैं कि हम ये करेंगे, अगर आपने हमारे मुल्क पे हमला किया तो आपके पूरे खत्ते में जहां जहां एयर बेस है हम उस पर डायरेक्टली हमला करने से चूकेंगे नहीं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो जनाब नहीं चाहता कि इस तरह का कोई हमला हो, क्योंकि हम डायरेक्टली उससे मुतासिर होंगे। और इसलिए नहीं कि हमारी ब्रदर, जिस तरह सर ने कहा कि हमारी ब्रदर इस्लामिक कंट्री, बल्कि हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम बड़े फ्रेजाइल बॉर्डर्स। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा कि हमारे हमसाये में एक और ऐसी इंडिया और अफगानिस्तान की तरह ऐसी हुकूमत आगे बैठ जाए जो इजराइल की पपिट हो, और वो हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा नजम साहब कि जो रशिया ईरान की जो फौजी मशकें हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है।
जी। ठीक है, जिसकी बैक पर, हमारी बैक पर चाइना था, ठीक है, चाइना की टेक्नोलॉजी हो, मैन पावर जो है वो पाकिस्तान की हो, फिजाई हदूद में हमने देखा जिस तरह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मतलब हम दोनों मुल्कों ने मिलकर जो है जो मार्का हक में फतह हुई थी हमें। तो अगर ईरान की बैक पर रशिया खड़ा हो तो किसकी जरूरत हो सकेगी जनाब कि वो ईरान की हमला तरफ इतना आंख आसान उठा नहीं के होगा, ये हमला सही है। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो यूएस को भी मालूम है कि अगर ईरान पर हमला करते हैं तो उसके खमियाजा इसराइल को तो भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन यूएस को भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये जो अब हो सकता है कि कहीं वो इस करवट बैठे, जनाब चले थोड़ा सा हम आपको मार लेंगे, थोड़ा सा आप हमें मार लेना। तो चूंकि जितना ट्रम्प जो है वो जंग कर चुका है, तो मेरा ख्याल है कि उसको अपनी पोजीशन, अपनी स्टैंडिंग को मैच्योर करने के लिए भी थोड़ा बहुत ये खेलना पड़ेगा जंग की मद में। हाँ, इससे पहले भी तो उन्होंने बड़ा एक क्लेम किया ना कि हमने जो ईरान की एटमी ताकत है उसको तबाह कर दिया। हालांकि किसी भी मुल्क का एटमी प्रोग्राम किसी एक इमारत में या चंद इमारतों तक महदूद नहीं होता, वो तो एक लंबी चौड़ी एक चीज़ होती है। इसमें अहमद, अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप के इन नारों को देखें कि मैं अमन के लिए काम कर रहा हूँ और अमन के साथ साथ जंग की तैयारियां करना, इसको देखना, आपको क्या नजर आ रहा है खित्ते का मंजरनामा? देखिए, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कई बार तो ज़रूरत होती है कि जैसे इजराइल है तो उसके ख़िलाफ़ उसको बात करनी चाहिए कि जंग के लिए, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल बनने का जैसे वो ख्वाब देखता है, तो उसको अगर आप ज़ोरे बाजू या किसी धमकी से रोकना चाहें तो ऐसे ममालिक को रोकना चाहिए। और जैसे भारत है, भारत भी अपने आप को ये चाहता था कि मैं भी थोड़ा सा वैसे अहमद, ग्रेटर इसराइल वाला ख्वाब तो ख़त्म नहीं हो गया। आप गजा तक पे नहीं कब्जा कर रख सकेंगे। आप किसी मुल्क पे हमला करेंगे, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो तो एक लंबा इराक शाम तक उनका इरादा था, जी। वो दिन हवा हुए। मेरे ख्याल है ऐसा नहीं हो सकेगा। जी, वो यानी कि जो अरब ममालिक थे वहाँ पर जो उसकी वो एक सोच थी, उसकी ख्वाहिश थी, और जो वो चाहता था कि मुझे थपकी मिलती रहे, अमेरिका की तरफ से मेरे ऊपर हाथ रहे, तो उसमें वो सोच उसकी रही है। लेकिन ऐसे ममालिक जो जिस तरह आपने पहले बयान किया कि बेईमाना तरीके से जैसे 2 सालों में जो उसने कत्लो गारत की, फ़लस्तीन के निहत्थे लोगों के ऊपर जो वार करता रहा, तो ऐसे मुल्कों को जो है वो रोकना चाहिए। और जिस तरह भारत की सोच रही, इसको भी आप ज़ोरे बाजू या इसको एक धमकी से इसको भी रोकना चाहिए। बाकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज भी कहा जब वो अपनी स्पीच करे, तो ये भी एक बड़ा अहम नुकता उन्होंने उठाया कि हम अमन के ऊपर काम करना चाहते हैं। ये देखिए, ये पीस बोर्ड है, तो यानी कि उनकी बातों से भी ये लगता है कि वो अमन चाहते हैं और वो पीस चाहते हैं। और पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते वो भी चाहता है जितने तस्फिया तलब मामलात हैं, जितने मसाइल हैं, वो टेबल टॉक के ऊपर बैठकर हल होने चाहिए। चाहे वो जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए कश्मीर का इशू है, चाहे वो मशरक़ वुस्ता में कोई फ़लस्तीन का गज़ा का इशू है, या फिर ईरान के साथ जो इसराइल का इशू चल रहा है। तो पाकिस्तान तो ये चाहता है कि देर पा अमन कायम हो और जंगे मसाइल का हल नहीं है, बैठकर बातचीत होनी चाहिए। और जिस तरह सारिया मैडम भी ये बात करें कि जंग फिर एक जगह रुकती नहीं है, वो जब फैलेगी उसकी लपेट में फिर दीगर ममालिक भी आएंगे। तो अब दुनिया को जंगों से बाहर निकलना चाहिए। माशी तौर पर आप देखिए कि पूरी दुनिया को अब इकनॉमिकली भी बड़े मसाइल का सामना है। तो आने वाले वक्त जो है उसमें माशी तौर पर फोकस होना चाहिए, ना कि आपको जंगों के ऊपर फोकस होना चाहिए। ये ठीक है कि अपने दिफा में सारे मुल्कों को यह हक है, और यूनाइटेड नेशन ने भी अपने चार्टर में वाज़िया किया है कि सबको अपना दिफा है कि वो अपना दिफा कर सकते हैं। ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ अपना दिफा किया, पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ अपना दिफा किया। दिफा करना तो सबका हक है, लेकिन जंग अब मसाइल का हल नहीं है। नहीं और होता। बड़ी पुरानी नज़म है कि जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसाइल का हल देगी, ये तो अपनी जगह पर अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बराज साहब। डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम, आपका भी शुक्रिया। GR बलोच साहब तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तान की, आप ये समझें कि आलमी सतह पर उसके डंके बजने के दिन है। ऐसे में अगर कोई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर तनकीद करता है तो वो किस मुंह से करता है? वो लोग तनकीद करने का हक नहीं रखते जिन्होंने चीन के साथ CPEC को रोका और चीन के साथ हमारे तल्लुकात की बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो सऊदी अरब के साथ हमारे जो बरादराना तल्लुकात थे उनकी ऐसी तैसी करके रख दी। कितने छोटे छोटे मामलात थे, घड़ी के मामलात, त्यारे में जाते हुए फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट को देखिए, वहाँ से उतर जाना, क्यों उतरे वो फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट में मौजूद है। इंडिया के साथ देखिए 5 अगस्त को जो कुछ उसने किया, उसके जवाब में हम सवाए एक आधा घंटा खड़े होने के एहतजाज के सिवा क्या कर सके। अभिनंदन को हमने चाय पिलाकर उस दौर में वापस कर दिया। ये एतराज़ करने वाले ईरान गए और वहाँ पर जाकर ये एतराफ़ कराए कि जनाब बड़ी गलत बात की कि पाकिस्तान की सरजमीन से वहाँ पर दहशतगर्दी होती है। ये लोग रूस गए तो वहाँ पर जाकर एक जंग का इफ्तिताह करके वापस आ गए। इस तरह की खारजा पॉलिसी रखने वालों को हक हासिल नहीं है कि वो आज के आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान
से आप कहें कि फतह का एजाज रखते हुए आप ये देखिए कि जनूबी एशिया से आगे बढ़ते हुए मशरक़ वुस्ता तक अपना किरदार अदा करते हुए आप ये देखिए कि तुर्की को, अज़रबैजान को और इस तरह की बहुत सारी रियासतों को अपना दूसरा घर बनाते हुए, ईरान की पार्लियामेंट से तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगवाते हुए और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से अपनी तारीफ़ें करवाते हुए, बार बार तारीफ़ें करवाते हुए और भारत को जलील करवाते हुए, ये जो है यही चिराग चलेंगे तो रोशनी होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। दुआ करते रहिएगा अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। ये मुल्क है तो हम सब हैं, इसकी इज्जत है तो हम सब हैं। इसी पैगाम के साथ अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त।